जय हिंद जन जागृति प्रतिष्ठान की तरफ से मुंबई के बोरीवली में शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव व मेजर ओंकार मूले, पैरा कमांडो मधुसूदन सुरभे, शौर्य चक्र से सम्मानित सूबेदार संतोष राले, कीर्ति चक्र से सम्मानित कारगिल योद्धा नायक दीपचंद, राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित सहायक पुलिस उप निरीक्षक मंगेश नाइक का जय हिंद जन जागृति प्रतिष्ठान की तरफ से सम्मान चिन्ह भेंट देकर सम्मानित किया गया, जिसमें इस शौर्य सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेविका संध्या गुप्ता शामिल थी। साथ ही संध्या गुप्ता को सम्मान चिन्ह भेंट देकर सम्मानित किया गया। इस शौर्य सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय और देश प्रेमी मौजूद थे। वहीं इस प्रोग्राम के माध्यम से कई समाज सेवा करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। गुप्ता जी आज मुंबई में हैं और आज कई सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है, क्या कहेंगे, कितनी फ़ख्र की बात है। और आपके सामने परमवीर विजेता जो हैं उनको आज सम्मानित किया गया, क्या? मैं बताना चाहूँगी पूरे हिंदुस्तान में 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला है, जिनमें से 18 लोग तो भगवान के घर चले गए हैं। सिर्फ 3 ही हिंदुस्तान में अभी हैं जिंदा, जिनमें से कैप्टन बाना सिंह जी हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है। और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि वुमेन क्लब मेरी पहचान के वो सबसे बड़े पिलर हैं। और आज योगेंद्र यादव जी जो यहाँ मेरे पास बैठे हुए थे, करगिल वॉर योद्धा दीपचंद, नायक दीपचंद जी, और भी बहुत महान हस्तियों के बीच में बैठना एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। डुग्गर देश की बेटी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने के लिए हर वो कदम, हर वो प्रयास करने की कोशिश करती है और एक शांति का प्रस्ताव लेके पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हाथ फैला के गुहार लगा रही है कि बस करो, खून खराबा बहुत हो गया, जिंदा रहो, खुद की ज़मीर को तो देखो, पहचानो, क्या मिल जाएगा आपस में कत्लेआम करके, खून बहा के फिर से इस सोने की चिड़िया जो हिंदुस्तान है उसको फिर से क्यों ऐसा बनाने को तुले हुए हो कि जब आप मर जाते हो आप खुद की नज़रों में ही गिर जाते हो और आपकी आत्मा आपको कटोचती रहती है। कहाँ मर गई है पूरे हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की वो आत्मा जो आज दब चुकी है। मैं वही कहना चाहती हूँ फिर से आप लोगों को। मैं वुमेन क्लब मेरी पहचान की फाउंडर एक गुहार लगा रही है पूरे हिंदुस्तान में, एक एक बच्चे से लेके बड़ों तक, कि आइए शांति का प्रस्ताव लेके एक दूसरे का हाथ थामते हैं। और वुमेन क्लब मेरी पहचान ये सब कुछ कर चुका है। और आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं राउत सर का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे कार्यक्रम में जब वो मुझे बुलाते हैं तो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक फ़ख्र की बात हो जाती कि ऐसे दिग्गज लोगों के साथ बैठना ही एक समझ लो तीर्थ करने के बराबर है। मैं फिर से बताना चाहूँगी मेरे लिए यही तीर्थ है। लोग भगवान को पूछते हैं, मेरे लिए यही भगवान है, मेरे लिए यही धरती का वो स्वर्ग है जिन्होंने अपना बलिदान दे के आज हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। तो इन सब की वजह से जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय महाराष्ट्र। गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ, गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूँ। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, भले ही हम मिट जाए मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। देश के प्रति आज यही है, मैंने जो अभी बताया, देश के प्रति अगर जगाना है, युवाओं ने अगर जागना है तो अपने अंतरात्मा को जगाना पड़ेगा। सैनिकों ने हमेशा जिताने का काम किया है। हारा होगा तो देश अपनी गंदी राजनीति के कारण हारा होगा। आज भी अगर हारेगा तो गंदी राजनीति के कारण हारेगा। तो मैं इन जैसे युवाओं को यही बोलना चाहता हूं कि राजनीति से बचिए। राजनीति बुरी नहीं है मगर गंदी राजनीति से बचिए। और देश का जो रियल हीरो है वो है हमारी इंडियन आर्मी। इस इंडियन आर्मी के सैनिकों को सम्मान करिए दिल से, क्योंकि हमारी जो हिंदुस्तान की सेना है वो हमारे भारत की एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का काम कर रही है। जिस दिन ऑक्सीजन कम हो गई उस दिन देश दोबारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। मतलब तो हर काम कोई भी आप कर रहे हैं देश की सेवा में या देश को मद्देनज़र रखते करिए। और कोई भी आप छोटा मोटा प्रोग्राम कर रहे हैं, आप नेता अभिनेता सबको बुलाते हैं, आज से ये बंद कर दीजिए। रियल हीरो इंडियन आर्मी के सैनिकों को बुलाइए, उन वीरांगनाओं को बुलाइए जिनका पति शहीद हो गया है, उन माताओं को बुलाइए जिसका बेटा शहीद हो गया है, हमारे जैसे दिव्यांग सैनिकों को बुलाइए जिनके हाथ पांव नहीं हैं, उनको आप सम्मान दीजिए कि नहीं आइए मैं अपने देश के लिए ये कुछ किया है तो आप मेरा उद्घाटन इस चीज़ से करिए। छोटे छोटे चीज़ों से हम बहुत बड़ा सम्मान दे सकते हैं। आपका कोई जन्मदिन है, कोई भी बच्चे की शादी है तो आप वहाँ पर एक सम्मान कर सकते हैं। मतलब आपके बेटे की शादी, आप बेटे की शादी में एक सैनिक को सम्मान करिए। देश में आपने कुछ बदली करना है तो आप खुद शुरुआत करिए कि मैं कैसे अपने हिसाब से सैनिकों का सम्मान कर सकता हूँ। अपने घर पर 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन आप भोजन पे बुलाइए उनको। एक मैसेज देश के अंदर ऐसा डालिए आप कि नहीं, मैंने बदलाव का दौर, आज अपना हिंदुस्तान बदलाव की दौर, जाति मजहब इस चीज़ से निकलिए।
आज हम लोगों ने हर चीज़ का आविष्कार कर लिया है, आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, मगर मैं ये बोलता हूं कि उस व्यक्ति को कोई ना तो ढूंढना चाहेगा ना ढूंढेगा जिसने ये जातिवाद का जहर फैलाया है, हम लोगों को बांटा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुम कौन मैं कौन। आप सोचिए, देश की सुरक्षा, देश के लिए आपने अपने दोनों पैर गंवा दिए, लेकिन फिर भी आप हंसता खेलता लोगों के लिए एक उदाहरण है। और जहाँ पे भी जाते हैं आपके चेहरे पे खुशी लहर आती है, लोग आपको देखते हैं तो प्रेरणा स्थान समझते हैं। क्या फ़क्र महसूस करते हैं जब लोगों के बीच आप जाते हैं? फ़क्र महसूस ये है कि खुश रहना खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहना खुशी है तुम्हारे लिए, कोई गम आए तो छोड़ देना हमारे लिए। ये खुशी क्यों मिलती है? क्योंकि हमने इस मातृभूमि के लिए कुछ करना है और आगे भी करके जाएंगे। मैं आपको बोला ना, हमेशा सारथी बनने की कोशिश करिए, स्वार्थी मत बनिए। मैं आज भी सोचता हूँ, मैं दानवीर कर्ण की भावना को सोचता हूँ कि उसने हमेशा बचपन से देने का काम सोचा है। उसने अपने कवच कुंडल दे दिए, अब उसको पता था मैं वो हूँ, अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ रहा हूँ, मगर उसने फिर भी दोस्ती के लिए अपना जीवन तक दे दिया। तो आप उसका त्याग देखिए। वैसे ही एक सैनिक का जीवन होता है। भले ही आज वर्दी हमारे पास नहीं है, मगर इस मातृभूमि के लिए हमारा हमेशा रहता है कि हमने कुछ न कुछ करके जाना है, कुछ न कुछ करके जाना है इस मातृभूमि के लिए। अपना पेट तो जानवर भी भरते हैं सर। अगर आपने कुछ करना है, और हमेशा मैं क्यों बोल रहा हूँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हमारी इंडियन जो आर्मी है वो हर जाति, हर मजहब, हर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद से आती है, मगर अनेकताओं की एकता की मिसाल है हिंदुस्तान की सेना। अगर आज हिंदुस्तान की सेना के अंदर सभी नेता अभिनेता से मैं अनुरोध करता हूं कि एक रूल लागू कर दिया जाए कि जो भी इस मातृभूमि पर जन्म लेगा, अगर वो शारीरिक विकलांग नहीं है तो वो 2 साल कंपलसरी हिंदुस्तान की सेना में नौकरी करेगा। तब देखो आप देश का कैसे सुधार हो सकता है। आज हर आदमी बोलता पाकिस्तान को मार दो, चीन को मार दो, मार देगा कौन? किसका बेटा? हमारे सैनिक या हमारे बच्चे जाएंगे? क्यों नहीं आप लोगों को कभी आते बॉर्डर के ऊपर कि नहीं मारना है तो चलो भाई, मेरे बेटे को भेजता हूं मैं कि चलिए भाई मेरा भी एक बेटा जाएगा और इस हिंदुस्तान की रक्षा करेगा। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं और ये बहुत बड़ी बातें होनी चाहिए, तभी देश का बदलाव हो सकता है। वरना हम लोग ऐसे झगड़ते रहेंगे, हिंदू मुसलमान, तुम कुटले मैं कुटले, काय सरनेम नहीं। हम लोग भारतीय हैं और भारतीय ही रहने चाहिए। 26/11/2008 यावेळेला 10 आतंकवाद्यांनी मुंबई शहरावर हमला केला होता आणि त्यांनी व्ही टी स्टेशन, काम हॉस्पिटल, रंगभवन, हॉटेल ऑबेराय, ताज नरिमन हाऊस, कॅपिलिओ फोर्ट अशा बऱ्याच ठिकाणी हमला केला होता। आणि त्यातील 2 आतंकवादी हे स्कोडा गाडीने NS रोडनी येत आहेत असा आम्हाला मेसेज मिळाला। वायरलेस मेसेज मिळाल्यानंतर आम्ही टोटल डबल बॅरिकेड नाकाबंदी, गिरगाव चौपाटी जंक्शन या ठिकाणी डबल बॅरिकेडने नाकाबंदी लावली होती। तर अशा प्रकारे पहिला मेसेज मिळाला की हे लोक जास्त क्राऊड आहे, अशा ठिकाणी फायरिंग करत आहेत। आम्ही प्रथम गिरगाव चौपाटी या ठिकाणी जो 3 ते 3,500 हजारच्या वरती क्राऊड असतो, आम्ही गिरगाव चौपाटी तिकडे आमची टुरिझम गाडी घेऊन टोटल पूर्ण चौपाटी फिरवली आणि पब्लिकला अनाउन्समेंट करून सांगितलं की आपण जितकं लवकर घरी जाता येईल तितकं आपण लवकर घरी निघून जा, कारण बऱ्याच ठिकाणी फायरिंग आणि बॉम्बली चालू आहे। असं सांगून आम्ही गिरगाव चौपाटी अर्धा पाऊण तासामध्ये खाली केली आणि गिरगाव चौपाटी फुटब्रिज जंक्शन या ठिकाणी नाकाबंदी केली। नाकाबंदी अशा प्रकारे डबल बॅरिकेड आणि NS मरीन लाईन्स रोडवरून मलबारला जाणारा रूट आम्ही टोटल बंद केला होता आणि एक गाडी चेक करत होतो। आपली माणसं, बॅगा, डिक्की सगळं चेक करायचो आणि कोण डाऊटफुल नाही वाटलं की आमचे 2 लोक बॅरिकेड ओपन करायचे, गाडी पास झाली की बरं बॅरिकेड क्लोज। अशी एक गाडी चेक करत असतेवेळी एक स्कोडा गाडी बरोबर 6:15च्या आसपास भरधाव वेगाने येत असं दिसली आणि आम्ही बघितलं तर त्यांनी गाडी तशीच नाकाबंदी असल्यामुळे आणि आपला जाणारा रस्ताच बंद दिसतोय म्हणून त्यांनी अर्जंट ब्रेक मारला आणि त्यांनी गाडीचे हेडलाईट चालू ठेवले। हेडलाईट चालू ठेवल्यानंतर आम्ही त्याला खाली उतरण्याचा इशारा केला, तर तो खाली न उतरता त्यांनी बघितलं समोर नाकाबंदी चालू आहे, आपण इकडनं पळू शकत नाही, म्हणून त्यांनी गाडी सरळ आमच्या दिशेने आणली आणि समोर रस्ता बंद असल्यामुळे त्यांनी युटर्न मारला आणि पळण्याचा प्रयत्न करत असताना रोड डिवायडर आहे तिथे गाडी त्यांची धडकली आणि तिथेच थांबली। तिथे थांबल्यानंतर जो चालवणार होता गाडी त्याचं नाव अबू इस्माईल, एकूण 2 आतंकवादी होते। सॉरी, अबू इस्माईल यांनी फायरिंग डायरेक्ट स्टार्ट केली। आमचे भास्कर करम साहेब यांनी क्षणाचाही विलंब न करता अबू इस्माईलच्या राईटच्या डोळ्याच्या फायरिंग केला आणि त्याचा अचूक राईटचा डोळा त्याच्यावर फायरिंग केल्यानंतर तो तसंच जखमी आला। पण अशा अवस्थेत पण तो खाली वाकून AK-47 शिवून काढायचा प्रयत्न करत होता। तर आम्ही तेवढ्यात आमचे हेमंत बावधनकर साहेब यांनी तसंच त्याच्या गर्दनमध्ये 3 राऊंड मारले, त्याला फायर केला, तिथेच त्याला जखमी केला। तर ह्या लोकांची राईटला कारवाई झाली तर आमची पण लेफ्टला कारवाई चालू होती। तर आम्ही तुकाराम ओंबळे, मी सोनी शेळके
कसाबचं डोर ओपन करून आम्ही त्याला खेचतो आहे. तर कसाबने सरेंडर व्हायचं नाटक केलं, हात वरती केले. तर आम्ही त्याला बाहेरचा इशारा केला. तर डोर ओपन असल्यामुळे कसाबने डायरेक्ट डोरच्या बाहेर जम्प केली. तर त्याच्या पायामध्ये पण AK-47 होती, त्याच्यासोबत आली आणि तो तोंडाशी पडला आणि गरकन फिरून AK-47 वरती करतोय असं आमच्या लक्षात आल्यावर आम्ही त्याच्यावर चौघांनी झडप मारली. तर ओंबळे साहेबांच्या समोर बॅरल आला. ओंबळे साहेबांनी बॅरल पकडलं. ओंबळ्याच्या बाजूला मी त्याच्या हातपाय दाबून धरले. पण तो अशाही परिस्थिती आम्हाला ऐकत नव्हता. कारण हे लोक जे नशा करतात आणि नशेमुळे ना यांना ताकद डबल येते. त्या ताकदीमुळे आम्हाला ऐकत नव्हतं आणि त्या ताकदीवर त्याने हात खेचला आणि डायरेक्ट परत स्टेगरमध्ये हात घेतला आणि चाप ओढला. तर ओंबळे साहेबांच्या समोर बॅरल. तर ओंबळे साहेब जे कोसळल्यानंतर तो तसंच फायरिंग करत उठतो आहे. तर मी समोरच होतो. मी तसंच त्याला खाली वाकून त्याला धक्का त्याला खाली पाडला आणि त्याच्या हातातली गन तो हात पकडला आणि फिरवला आणि हातावर असे फटके मारले. तर त्याची जी उंगली होती ती स्टेगरवरती होती. त्याने स्टेगर दाबून असं फटके मारतोळी माझ्या साईडने 5-6 गोळ्या केल्या. नंतर त्याच्या स्टमकवरती पाय दिला आणि त्याची गन काढून घेतली. गन काढल्यानंतर आम्ही त्याला काठीन लावताना त्याला एवढा मारला तो बेशुद्ध पडला तरी आम्ही मारत होतो. आणि त्यानंतर मग त्याची आम्ही मग त्याला तुम्हाला मी एवढं सांगतो, जर यांना गिरगाव चौपाटीला आम्ही रोखले नसते तर पुढे यांनी भरपूर नागरिकांचे प्राण घेतले असते. कारण आम्हाला त्या स्क्वॉडामध्ये दारूगोळा भरपूर हँड ग्रॅनेड, मॅगझिन, AK-47 पिस्तूल एवढा दारूगोळा होता. परंतु त्यांना रोखल्यामुळे पुढचा प्रसंग टळला. एवढं बोलून मी 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नहीं, बिल्कुल जैसे ये देशभक्ति राष्ट्र प्रेम के जो प्रोग्राम होते हैं, ये वास्तव में समाज को उत्थान के लिए, समाज के युवाओं को राष्ट्र के प्रति जोड़ने का जो है ये ऐसे प्रोग्राम काम करते हैं. तो ये जन जागरणी जो प्रतिष्ठान है, इन्होंने जो एक कार्यक्रम किया इसके लिए बहुत बहुत इनका शुक्रिया है. धन्यवाद. जय हिंद. कारगिल युद्ध के समय आप प्रत्यक्ष थे, आपके समझ सब कुछ हुआ और आप 15 गोलियां खाने के बाद भी अपने जवानों को बचाने के लिए नीचे उतरे. काफ़ी आपने पूरी बीती सुनाया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वो तो सैनिक हैं, वो साथी हैं और हमारा ये दायित्व है, हमारा कर्तव्य, क्योंकि हमने वर्दी पहनी है और हर हिंदुस्तानी के पास में भारतीय संविधान ने कर्तव्य दिए हैं. अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए. हम अधिकारों के पीछे भागते हैं लेकिन कर्तव्यों के पीछे कभी नहीं भागते. जिस दिन इस देश का युवा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाएगा और कर्तव्यों को निभाना शुरू कर देगा, वो राष्ट्र सशक्त और समृद्ध और पावरफुल बन जाएगा. थैंक यू. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.